हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं फाइनली। तो देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है। एलएलपी एक्ट इज बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स हु स्टडीड दिस एक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। जो एलएलपी एक्ट है वो उन एक्सपर्ट्स की एडवाइस पे बेस्ड है जो कि अलग अलग देशों में इसके बारे में पढ़ कर आए थे। अब आप कहेंगे कि अलग अलग देशों में क्यों पढ़ के आए थे इसके बारे में, इंडिया में कुछ नहीं पढ़ा था क्या? तो इंडिया में नहीं पढ़ा था क्योंकि इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कोई वजूद था ही नहीं। ये फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई जाती थी, उसके बारे में एक्ट थे। तो यहाँ के कुछ लोग भी वहां पे गए, इसके बारे में सीख करके आए, उन्होंने यहाँ पर आए और बताया कि ये एक्ट जो है इस तरीके से फायदा पहुंचाता है, तो हमें भी एक एक्ट बनाना चाहिए। तो जब इंडिया में जो एक्ट बना वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो यूके के एलएलपी एक्ट 2000 और सिंगापुर के एलएलपी एक्ट 2005 के ऊपर बेस्ड था। सेकंड चीज हमारी ये आती है कि ये एक्ट करता क्या है। ये एक्ट अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ एलएलपी इन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू फॉर्म अ लीगल एंटिटी। ये एक्ट क्या करता है कि जो हमारी एलएलपी है उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाता है ताकि उसकी खुद की एक लीगल एंटिटी बन सके। लीगल एंटिटी जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है सेपरेट। ठीक है, कंपनी उसके नाम से चलती है, ना कि अपने मालिक के नाम से। तो इसलिए एलएलपी भी जो है अपने मालिक के नाम से नहीं चलती, वो अपने नाम से चलती है, एक लीगल एंटिटी बनती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इसके फीचर्स के बारे में, की प्रोविजंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला इसका फीचर आता है इट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलएलपी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने पार्टनर्स के नाम से नहीं चलती। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा है, लेकिन क्या हम सभी लोग इनके ओनर्स के बारे में जानते हैं? नहीं। हमें कंपनी का नाम तो पता है, लेकिन हर किसी को इनके ओनर्स का, पार्टनर्स का नाम नहीं पता। तो इस तरीके से एलएलपी जो है उसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसे लेना देना नहीं है कि उसके पार्टनर्स कौन है। सेकंड पॉइंट आता है एलएलपी हैव राइट टू मैनेज बिजनेस डायरेक्टली। एलएलपी अपने बिजनेस की सील को यूज करके अपना बिजनेस डायरेक्टली यूज कर सकती है, मैनेज कर सकती है। उनको उसमें पार्टनर्स के कंडक्ट से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट। अगर एक पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो दूसरा पार्टनर उसकी वजह से किसी भी तरह की पेनल्टी या लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं झेलेगा। ठीक है, जिसने जो गलत किया है उसका जो है पेनल्टी वही झेलेगा। इसमें मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं। एलएलपी बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एलएलपी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेसिस के लिए काम करती है। एलएलपी की शर्त यही होती है जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे कि आप एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो कोई भी सोशल सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है इट एज परपेचुअल सक्सेशन। ओनर आए ना आए, एक ओनर छोड़ जाए दूसरा ऐड हो जाए, एलएलपी को कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल में कम पीपल में गो बट अ कंपनी विल कंटिन्यू इट्स वर्क। ठीक है, सो इसी तरीके से एलएलपी जो है चलती रहती है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। एलएलपी में कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसको क्या क्या अधिकार है, वो सब उनके एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है और हम चाहे तो वो एग्रीमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो फ्लेक्सिबल भी होता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इस पार्टनर के पास इतना ही प्रॉफिट और लॉस का अधिकार है, इससे ज्यादा ना तो वो प्रॉफिट लेगा, इससे ज्यादा ना वो लॉस झेलेगा। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर लॉस हो गया ना तो कई बार हम अपने घर की पर्सनल एसेट्स तक बेचनी पड़ जाती हैं, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को तो टच ही नहीं करना है। अगर आपने अपने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई अगर बाई चांस हमें लॉस आ गया तो हम अपने पर्सनल एसेट्स को भी इंक्लूड करेंगे, वो एक अलग केस है, एल्स होता नहीं है ऐसा। शेल मेंटेन एनुअल अकाउंट। हमारी जो एलएलपी एक एनुअल अकाउंट भी क्रिएट कर सकती है अगर हमारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा का है और हमारे बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है। लास्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। पार्टनरशिप के बेसिस एंड उनके रूल्स एलएलपी में फॉलो नहीं किए जाते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एलएलपी एग्रीमेंट क्यों जरूरी है। एलएलपी एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज बताता है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या अधिकार है। अब जरूरी नहीं है कि हम हमारे हर पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दें, वोटिंग राइट्स दें, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कई बार जो हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, डोमेंट पार्टनर है, उसके पास कुछ राइट्स नहीं होते, तो वो एलएलपी का एग्रीमेंट डिसाइड करता है।
लेकिन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट है ही नहीं, तो रूल तो हमें चाहिए ना काम करने के लिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो वहां पर शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट अप्लाई होता है। एलएलपी का शेड्यूल 1 जो है वहां पे हमारे रूल्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज को जो है बताता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम शेड्यूल 1 को एक्सक्लूड कर दे, उसके अकॉर्डिंग काम ना करे, तो हमें एक एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट के हिसाब से और एक वैलिड रीजन के हिसाब से देखा जाए, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, एलएलपी एग्रीमेंट ही एक एडवाइजेबल वे होता है एलएलपी को चलाने का। उसमें क्या होता है, आपको लीगल राइट्स मिल जाते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उसके ऊपर केस डाल सकते हैं, या फिर आपने किसी के साथ, आपके पार्टनर ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप उसको भी सू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी केस डाल सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 में आपको ये राइट नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नीड्स। इनकॉर्पोरेशन कराते वक्त हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज, हमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स जो कि अपना कंसेंट देंगे कि हम एक ऐसे बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से खोला जा रहा है। ठीक है, हम ये जो है आपको कंसेंट दे रहे हैं, तो वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, आपको डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट की फीस और डॉक्यूमेंट आपको जिस जगह आप बिजनेस खोल रहे हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के जमा करानी होगी। और आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि जो भी बातें आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं वो सब आपने सच लिखी हैं, और जो कुछ रूल्स आपने हमें बताए हैं वो हम फॉलो करेंगे अपने बिजनेस को चलाते वक्त। ये सबसे मेन चीज थी यहाँ पर। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किस तरीके से होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमारे जो गवर्नमेंट ने फॉर्म दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कुछ ऊपर नीचे ना कुछ कम ज्यादा। स्टेट नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी किस जगह है, एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी काम क्या करेगी, बिजनेस क्या करेगी, एलएलपी का जो हमारा प्रॉपर्टी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, हमारे हर एक पार्टनर का नेम और एड्रेस, हमारे हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम और एड्रेस। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या अंतर है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो देखते रहिएगा वीडियो। लास्ट पॉइंट आता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एलएलपी के पर्पज से कंसर्न है, रिलेटेड है, उसको हमें मेंशन करना है। अब हमने ऊपर कहा था कि हम ये बताते हैं आपको कि जो भी बातें हमने कही है वो सही है और सच है, लेकिन अगर वो रॉन्ग निकल जाता है, बट इफ रॉन्ग, तो अगर एक पर्सन स्टेटमेंट देता है और वो गलत होती है, नोस टू बी फॉल्स, या फिर डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, तो उस इंसान को, क्योंकि हमने कंसेंट दिया था कि भाई सारी बात सच है, तो उस इंसान को 2 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का उस पर फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब अगर हमने कहा था कि भाई सारी बात सच है और वो बात सारी सच भी निकलती है, सेक्शन 11 हैज बीन कंप्लाइड, सारी बात जो है सही निकलती है, तो रजिस्ट्रार का ये अधिकार बनता है कि वो 14 डेज के अंदर अंदर हमारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर दे, हमारे एलएलपी को सर्टिफिकेट दे दे, और सर्टिफिकेट को साइन करके हमें एक ऑफिशियल सील दे दे। और वो जो ऑफिशियल सील होगी वो हम इनकॉर्पोरेशन के एविडेंस की तरह उसको यूज करेंगे। फिर आता है पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब पार्टनर क्या होता है, पार्टनर्स के लिए एलएलपी में कुछ बातें लिखी गई है कि अगर आप एलएलपी खोल रहे हैं तो सबसे पहले तो 2 बंदे लेकर आइए। हमारे एलएलपी में 2 पार्टनर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप पार्टनर्स तो ला रहे हो, लेकिन क्वालिफिकेशन कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप किसी को भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, वो चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, एमबीए हो, बीकॉम हो, एमएड हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होना चाहिए कि वो साउंड माइंड का हो, मेंटली उसको कोई दिक्कत ना हो। पर्सन शुड बी इंसॉल्वेंट, शुडंट बी इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो, कंगाल ना हो, या फिर उसने अपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई ना किया हो। और एक और चीज आती है कि हमारा जो पार्टनर है वो मेजर होना चाहिए। लड़का है तो 21 साल से बड़ा, लड़की है तो 18 साल से बड़ी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। देखो, पार्टनर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी बिजनेस को चलाने के लिए सभी पार्टनर्स काम करेंगे। तो कई बार एलएलपी क्या करती है, कुछ पार्टनर्स को एज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर अनाउंस करती है, और वो क्या करते हैं पार्टनर्स, वो हमारे स्पेसिफिक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हम 2, 3 या 4 या जितना हमारा मन करे उतने पार्टनर्स को बोल सकते हैं कि आज से तुम हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो और हमारे सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा अकाउंट्स का काम तुम देखोगे। एलएलपी में रिक्वायर्ड होता है कि कम से कम 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए। और वो करते क्या है, वो हमारी कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो सारा लीगल और अकाउंटेंट वर्क को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट,
ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। अगर आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानना है तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चेक कर लीजिएगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या अंतर होता है। फिर आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कौन कौन सी बातें कब कब हमें अपने अकाउंट्स में देनी है। हमें अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी इन फॉर्म 8, जो हम अपने अकाउंट की इंसॉल्वेंसी की स्टेटमेंट देते हैं वो फॉर्म 8 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और 30 अक्टूबर से पहले पहले हर साल सबमिट हो जानी चाहिए। फिर अगर हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो हमारे फॉर्म 11 के फॉर्म में होनी चाहिए और 30 मई से पहले सबमिट हो जानी चाहिए। फिर अगर हम टैक्स ऑडिट भी देना चाहते हैं तो हमें टैक्स ऑडिट कब देनी होगी, अगर हमारा टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा का हो, और अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो 31 जुलाई से पहले फाइल हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम ऑडिट भी कर रहे हैं तो जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट है वो हमारी 30 सितंबर होती है। फिर अगर बिजनेस को एलएलपी को वाइंड अप करना है, किस किस केस में वाइंड अप हो सकती है, या तो जो हमारा एनसीएलटी है जो ऑफिशियल अथॉरिटी है वो इसे वाउंड अप करेगी, किसी भी कारण से कर सकती है, मे बी लीगल हो, मे बी टाइम खत्म हो गया हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स लगातार 6 महीने से 2 से भी कम रह गए हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप एलएलपी जो है वाउंड अप करनी पड़ेगी। या फिर हम अपना कर्जा नहीं दे पाए, अनेबल टू पे इट्स डेट्स, या फिर एलएलपी ने